शायद पूरा लगभग कंप्लीट देख लिया था। शपथ देखी थी, कार्यकाल देखे थे और त्यागपत्र तक हमने देख लिया था, ठीक है ना। त्यागपत्र तक हमने क्या देख लिया था, पॉइंट को क्लियर किया था। अब हमें यहाँ दो चीजें डिस्कस करनी है, दो क्या, हालांकि तीन है चीजें पॉइंट। तो पहला पॉइंट है ट्रांसफर का। पहला पॉइंट क्या है, ट्रांसफर का। भाई ट्रांसफर कैसे होता है, कौन करता है ट्रांसफर। और दूसरा पॉइंट होगा पद से हटाना। हालांकि पद से हटाना मैंने सर्वोच्च न्यायालय में पढ़ा दिया, सेम की सेम प्रक्रिया जो है वो उच्च न्यायालय में है। कुछ बच्चे हमारे पास नए हैं तो हम उनके लिए डिस्कस कर लेंगे पॉइंट को। और तीसरी पॉइंट है शक्तियां। कोशिश होगी कि आज हमारा जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चों कभी मत सोचो कि मैडम जो है 2 घंटे में 3 घंटे में कवर करवा रही है। यही चैप्टर अगर आप मेरे सामने बैठे होते, मुझे से लिखवाना पड़ता, तो यही चैप्टर मेरे लिए डबल दिन के हो जाते, 2 दिन की बजाय 4 दिन में, हो सकता है 5 दिन में होते ये चैप्टर्स, ठीक है ना। बाकी मैं आपको ये कमिट कर सकती हूँ कि मेरे द्वारा जो पढ़ाए गए आपको जो क्लासेस हैं, आपको मोस्टली यूं कह सकते हैं, अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको मेरे पढ़ाए हुए में से मिल जाएंगे। ये आपको मैं आश्वासन दे सकती हूँ, ठीक है ना। तो निश्चिंत रहो। और ये अच्छी बात है कि हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं और बहुत कम समय में पढ़ रहे हैं। मेरा पूरा फोकस आपसे बात करने में नहीं होता है, केवल आपको ज्ञान या आपको नॉलेज देने में होता है, ठीक है ना। चले देखो, उच्च न्यायालय की अगर हम बात करते हैं, उच्च न्यायालय की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसफर की, ठीक है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं हस्तांतरण। ट्रांसफर, ट्रांसफर को लेकर अब देखो बात आती है हाई सुप्रीम कोर्ट में। उच्च न्यायालय में हमने ट्रांसफर को लेकर कुछ नहीं पढ़ा था बच्चों। क्यों नहीं पढ़ा था, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊंची इकाई है और एक ही है, तो उसमें आसपास में क्या ट्रांसफर होना है, ठीक है। परंतु हाई कोर्ट्स तो क्या है, राजस्थान का अलग है, यूपी का अलग है, हरियाणा का अलग है, बिहार का अलग है, ठीक है। इन सब के क्या है, हाई कोर्ट्स अलग अलग है, इन सब के हाई कोर्ट अलग अलग है। तो क्या होगा, अगर इस हाई कोर्ट से यहाँ ट्रांसफर करना हो, इस हाई कोर्ट से यहाँ ट्रांसफर करना हो, या इस हाई कोर्ट से यहाँ ट्रांसफर करना हो, ठीक है, या इस हाई कोर्ट से यहाँ ट्रांसफर करना हो, तो हाई कोर्ट्स में क्या होता है, आसपास में कह सकते हैं आपस में ट्रांसफर या हस्तांतरण होते हैं, ठीक है। तो अब देखो हस्तांतरण की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल आपने सही लिखा, एक बच्चे ने अनुच्छेद लिखा है मैडम 222। देखो हस्तांतरण का अनुच्छेद याद करना कितना इजी है, 2222, ठीक है ना, 222 222, ये ट्रांसफर की बात करता है। अब ध्यान से सुनो, यहां जो ट्रांसफर है, इस ट्रांसफर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ट्रांसफर जो है वो है कर्ता कौन है, करेगा कौन ट्रांसफर, राष्ट्रपति करेगा। ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति ट्रांसफर करेगा। अब ऐसा नहीं है भाई कोई मान लो कोई विवाद है, किसी राज्य के हाईकोर्ट में है वो विवाद, और कोई न्यायाधीश उस पर काम कर रहा है, आपने क्या किया, राष्ट्रपति को परामर्श दी, प्रधानमंत्री है मान लो, राष्ट्रपति को परामर्श दी और उसका ट्रांसफर किसी दूसरे न्यायालय में करवा दिया, और राष्ट्रपति ने साइन करके उसका ट्रांसफर दूसरे न्यायालय में कर दिया, जोधपुर से उसको इलाहाबाद भेज दिया, या इलाहाबाद से उसको कलकत्ता हाईकोर्ट में भेज दिया। क्या ऐसा संभव है, ऐसा संभव नहीं है मेरे बच्चों। साफ लिखा है राष्ट्रपति तो करेगा, पर उसे राष्ट्रपति करने के लिए एक तो होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और 4 होंगे वरिष्ठ उच्च न्यायालय के, कह सकते हो उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, जिसमें ध्यान क्या रखना है आपके, एक तो होगा वो उच्च न्यायालय जहां से वो जा रहा है, और एक उच्च न्यायालय का वो मुख्य न्यायाधीश होगा जहां से जा रहा है, और एक जहां जा रहा है, मतलब यहां से ट्रांसफर यहां हो रहा है, तो इस उच्च न्यायालय और इस उच्च न्यायालय दोनों से पूछना पड़ेगा। इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श चाहिए और इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श चाहिए, और 2 अन्य और वरिष्ठ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। तो 4 तो ये और 1 ये, ध्यान रखना। इवन इन 5 की, अगर इन 5 में से बहुमत के आधार पर, इन 5 की अगर बहुमत के आधार पर अगर प्रस्ताव पारित हो जाएगा, मान लो 3 कह रहे हैं ट्रांसफर नहीं करना और 2 कह रहे हैं कर दो, तो राष्ट्रपति ट्रांसफर नहीं करेगा। अगर 3 कह रहे हैं कि ट्रांसफर कर दो और 2 कह रहे हैं कि ट्रांसफर नहीं करना, तो ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब बहुमत चाहिए बच्चों, क्या चाहिए, बहुमत चाहिए। बहुमत के आधार पर
बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति जो है वो किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हस्तांतरण ट्रांसफर कर सकता है। पॉइंट क्लियर? यहाँ केवल हस्तांतरण को लेकर एक ही पॉइंट है कि राष्ट्रपति करेगा, और उसमें एक तो होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक तो होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और 4 होंगे वरिष्ठ न्यायाधीश, और उन 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों में से एक तो होगा उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जहां से वो जा रहा है, जहां से वो शिफ्ट हो रहा है दूसरी जगह, ठीक है, और एक उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा जहां वो जाएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, मुख्य न्यायाधीशों का भी ट्रांसफर होता है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीशों का भी ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसफर वाला पॉइंट क्लियर? तो अब मैं आगे आप बात कर सकते हैं पद से हटाना। पद से हटाना बाकी संगम जी, मुख्य न्यायाधीशों का जो ट्रांसफर है वो करने की संभावना पैदा नहीं होती है। ऐसा होता नहीं है कि ट्रांसफर करना पड़े। ट्रांसफर मुख्यतः क्यों करेंगे? या तो कहीं मान लो किसी इलाहाबाद में केस ज्यादा हो गए, ठीक है ना, केस ज्यादा हो गए तो उस परिस्थिति में आप ट्रांसफर कर सकते हो। मुख्य न्यायाधीश जो होंगे उनकी ट्रांसफर करने की नौबत नहीं आती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी का मुख्य न्यायाधीश इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि केवल अन्य न्यायाधीश की हो सकती है। संविधान में इतना लिखा, न्यायाधीशों के हस्तांतरण जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, और मुख्य न्यायाधीश भी एक न्यायाधीश होता है, ठीक है ना। तो देखो आगे, अब हम बात करते हैं पद से हटाने को लेकर। देखो बच्चों, मैंने पद से हटाने का लेकर जो पॉइंट था ना वो हमने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, मैं यहां भी इसको एक बार डिस्कस कर रही हूं, सुन लो, समझो अच्छे से मेरी बात को। हम सब कहते हैं मैडम जो उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय, सभी न्यायाधीशों को महाभियोग से हटाया जाता है। आप सही कहते हो, आप गलत नहीं कहते हो, मैं आपके समर्थन में हूं, पर बच्चों आपको यहां ध्यान रखना है, ठीक है, आपको यहां एक पॉइंट ध्यान क्या रखना है, यहां इस बिंदु में आपको यह ध्यान रखना है कि महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए नहीं किया गया। मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महाभियोग से हटाए जाएंगे, इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है बच्चों। पहली बात ध्यान रखना, न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाएगा, इसका संविधान में कोई भी उल्लेख, शब्द का उल्लेख नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की व्यवस्था मिलेगी अनुच्छेद 124 के 4थे सब क्लॉज में। ध्यान से सुनना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की बात जो है वो अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 4 में है कि हटाया जाएगा। हटाने की बात है, ध्यान से सुनना, किसकी बात है बच्चों? हटाने की बात है, ठीक है ना। अब एक लाइन लिख दी, क्या लिखी है? अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के लिए लिखा है, देखना ध्यान से सुनना, हाई कोर्ट के लिए लिखा है अनुच्छेद 217 में कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अनुच्छेद 124 के खंड 4 से हटाया जाएगा, उसी प्रकार हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी इसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा। तो मेरे कहने का और समझाने का मतलब क्या है? ठीक है, समझाने का मतलब क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए लिखा 124(4) में, पर यहां भी महाभियोग का प्रयोग नहीं किया गया है। 217 में क्या एक लाइन क्या लिखी हुई है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 124 खंड 4 से जैसे हटाए जाते हैं उसी प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी हटाए जाएंगे। फिर मतलब समझने का क्या है? मुख्य न्यायाधीश शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है ना। MR जी इसे महाभियोग ही कहते हैं, मैं कह रही हूं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो यहां तक क्लियर? उच्च न्यायालय के, ठीक है, मैंने इसको छोटा इसलिए लिखा क्योंकि मैं बोल भी तो रही हूं साथ साथ में, आपको मेरा बोला हुआ भी तो सुन रहा है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जैसे हटाएंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वैसे ही हटाया जाएगा। तो एक बात फिर ध्यान से सुनो, सुप्रीम कोर्ट को जैसे पढ़ाया था मैंने वैसा ही सेम हाई कोर्ट है, ठीक है। कुछ नए बच्चे हो सकते हैं इसलिए मैं पॉइंट को रिपीट कर रही हूं, ध्यान रखना। अब हुआ क्या, आपके यहां संसद द्वारा न्यायाधीशों को हटाने के लिए एक अधिनियम बनाया जिसका नाम है न्यायाधीश जांच
अधिनियम, एक अधिनियम बनाया जिसका नाम है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब ये जो MRG ने पूछा ना मैडम फिर किस प्रक्रिया से हटाएंगे, प्रक्रिया महाभियोग की होगी, परंतु संविधान में महाभियोग शब्द काम में नहीं लिया। संविधान में अनुच्छेद 124 के खंड 5 में लिख दिया कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया संसद द्वारा बनाई जाएगी। तो यहां संसद कानून बनाकर उसे हटा सकता है, न्यायाधीशों को हटा सकता है। तो संसद ने एक कानून बनाया, कब बनाया? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में एक नियम अधिनियम बने। अब इस जांच अधिनियम में महाभियोग शब्द का प्रयोग है। ध्यान से सुनना, इस जांच अधिनियम में महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। पॉइंट यहां तक क्लियर? ठीक है, यहां पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखो इस जांच अधिनियम में क्या क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। ये कहता है कि संसद में जिस सदन में रखा जाएगा, जिस सदन में महाभियोग सदन रखा जाएगा, वह सदन समिति का गठन करेगी। किसका गठन करेगी? एक समिति का गठन करेगी। बच्चों फिर ध्यान रखो, किसका गठन करेगी? समिति का गठन करेगी। और उस समिति में 3 सदस्य कौन होंगे अभी देखेंगे। समिति में सदस्य कितने होंगे? 3 होंगे। चौथी बात, ठीक है, संसद में समिति बनाई जाएगी और उस समिति का गठन कौन करेगा? उस समिति का जो गठन है वो सदन का अध्यक्ष करता है। ये ध्यान रखना। अगर आपने राज्यसभा में महाभियोग रखा तो सभापति करेगा गठन, और अगर आपने लोकसभा में महाभियोग रखा तो लोकसभा अध्यक्ष करता है इसका गठन। ठीक है, तो यहां तक पॉइंट आपके क्लियर। अब आगे चलो, महाभियोग के मतलब इस न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में किस प्रक्रिया का उल्लेख है उसको अच्छे से एक बार ध्यान से सुन लो। महाभियोग, यहां आप लिखते हैं महाभियोग। सबसे पहली बात क्या समझनी है? महाभियोग को कदाचार और अक्षमता। कदाचार का मतलब क्या है? कदाचार का मतलब है मिसबिहेव। ठीक है ना, बिल्कुल भी बताती हूं। मिसबिहेव, कदाचार का मतलब क्या है? मिसबिहेव। तो यहां महाभियोग जो न्यायाधीश है वो किस आधार पर लगेगा? पहला है कदाचार और दूसरा है अक्षमता या अयोग्यता, आप यूं कह सकते हो। अब एक बात ध्यान रखना, अक्षमता हम सबको पता है, ठीक है, अक्षमता बच्चों हम सबको पता है, परंतु कदाचार की अगर हम बात करते हैं तो कदाचार की जो व्याख्या है वो न्यायाधीशों के संदर्भ में नहीं की गई है। अगर कोई बच्चा RS वगैरह की तैयारी कर रहा है तो वो इस बात को ध्यान रखे, कदाचार जो शब्द की परिभाषा है न्यायाधीशों के लिए नहीं की गई है। ठीक है, आपके जो RPSC UPSC जो अध्यक्ष होते हैं ना, इन्हें भी कदाचार से हटाया जाता है। ठीक है, तो वहां कदाचार की व्याख्या की गई है, वहां कदाचार की व्याख्या की गई है। न्यायाधीशों को हटाएंगे तो कदाचार से, परंतु कदाचार की व्याख्या न्यायाधीशों के लिए नहीं की गई। मतलब कदाचार क्या होगा, इसमें न्यायाधीशों के लिए कोई उल्लेख नहीं मिलता, बस शब्द है, ये ध्यान रखना। न्यायाधीशों को कदाचार और अक्षमता के आधार पर महाभियोग लगाया जाता है। अब जब वो महाभियोग लगाया जाता है तो उसे आपके पास पूरी आजादी होती है कि संसद के किसी भी सदन में रख सकते हो। आपकी मर्जी है तो आप उसे लोकसभा में रखो, अगर आपकी मर्जी है तो आप उसे राज्यसभा में रखो। यह आपकी पूरी आजादी पर है कि आप किसी भी सदन में उसे रख सकते हो। अब महाभियोग को अगर आपने लोकसभा में रखा तो आपको लोकसभा में रखने से पहले 100 व्यक्तियों की अनुमति चाहिए। प्रवेश के लिए क्या चाहिए? 100 व्यक्तियों की अनुमति चाहिए। और मान लो उदाहरण से अगर आपने राज्यसभा में रखा, फॉर एग्जाम्पल है, अगर लोकसभा में रखा तब 100 व्यक्ति चाहिए प्रवेश के लिए, और अगर राज्यसभा में रखा तो 50 व्यक्ति चाहिए प्रवेश के लिए। मेरी बात को फिर ध्यान से सुनो, लोकसभा में 100 व्यक्ति चाहिए प्रवेश के लिए, मतलब अभी तक प्रवेश हुआ भी नहीं है, बिना प्रवेश के, मतलब प्रवेश से पहले ही, सदन में आने से पहले 100 व्यक्तियों की अनुमति चाहिए। यहां राज्यसभा में आने से पहले ही 50 व्यक्तियों की अनुमति चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात ध्यान से सुनना मेरी बात को, लोकसभा में प्रवेश की अनुमति तो मिल गई, परंतु अगर कोई भी सदन हो पर, ठीक है ना, एक बात ध्यान रखना, पर जो है मैं किसी एक सदन को लेकर चलूंगी, ये मत सोचना मैम लोकसभा आप ले रहे हो तो लोकसभा में पहले रखते हैं क्या, ये ध्यान रखना, मैं किसी एक ही सदन को लेकर चलूंगी। ठीक है ना,
एक ही सदन को लेकर चलूंगी। मान लो एक उदाहरण लिया लोकसभा, तो मान लो लोकसभा में 100 व्यक्तियों की प्रवेश की अनुमति मिल गई। अनुमति मिलने के बाद लोकसभा में मान लो सदन की अध्यक्ष की अनुमति चाहिए। अब अगर सदन के अध्यक्ष की अनुमति चाहिए, ठीक है, सदन के अध्यक्ष की अनुमति चाहिए, तो अगर अध्यक्ष अनुमति दे देता है, ठीक है ना, अगर अध्यक्ष अनुमति दे देता है तब तो ये प्रस्ताव आगे जाएगा, क्योंकि अब अध्यक्ष ही 3 सदस्यीय समिति का गठन करता है, 3 सदस्यीय समिति का गठन करेगा। और अगर अध्यक्ष अनुमति नहीं देता, ध्यान से सुनना, अगर अध्यक्ष अनुमति नहीं देता तो वो महाभियोग वहीं समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, वहीं समाप्त हो जाएगा। 3 सदस्यीय समिति में 3 व्यक्ति कौन होंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि महाभियोग जो है वो हम लोग सोच लेते हैं महाभियोग जैसे राष्ट्रपति का होता है उसी प्रकार से है, जबकि राष्ट्रपति और न्यायाधीशों के महाभियोग में काफी अंतर है, ठीक है ना, काफी अंतर है। 3 सदस्यीय समिति होगी। इस समिति में एक तो होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, एक तो होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूँ, एक तो होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो अन्य कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश हो सकता है। दूसरा, हाई कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश हो सकता है या वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, ठीक है। और तीसरा होगा आपका कानूनी जानकार। तीसरी योग्यता क्या होगी, कानूनी जानकार होने की, ठीक है ना। तो 3 सदस्यीय समिति में एक तो होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कोई भी अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश हो सकता है। और दूसरा होगा उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, वरिष्ठ में उच्च न्यायालय का कोई मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है। और तीसरा व्यक्ति होगा कानूनी जानकार। अब देखो ये जो 3 सदस्यीय समिति है, अगर यह समिति अपनी रिपोर्ट में, यह समिति अगर अपनी रिपोर्ट में उस न्यायाधीश को दोषी करार दे देती है, ध्यान से सुन रहा, ठीक है, अगर दोषी करार दे देती है और दोषी करार देने के बाद यह अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को देती है कि भाई फलाना जो न्यायाधीश है उसने गड़बड़ करी थी, ये उसकी रिपोर्ट रही, ठीक है। अब ये जो समिति है अध्यक्ष को रिपोर्ट देगी। अब फिर मेरी एक बात को ध्यान से सुनना, अध्यक्ष उस रिपोर्ट को सदन में रखने से पहले, अध्यक्ष उस रिपोर्ट को सदन में रखने से पहले, रिपोर्ट को सदन में रखने से पहले 14 दिन पूर्व संबंधित न्यायाधीश को सूचना देगा। कब देगा, जब समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी और उसमें वो दोषी पाया गया, और दोषी पाए जाने के बाद में अब उस रिपोर्ट के ऊपर सदन के अंदर कार्यवाही होनी है। अब अगर उस रिपोर्ट में अगर सदन में कार्यवाही होनी है, ठीक है, सदन में कार्यवाही होनी है, अब सदन में कार्यवाही शुरू करने से 14 दिन पहले उस न्यायाधीश को आदेश जारी होगा कि भाई आपके लिए जो आपके खिलाफ जो न्यायाधीश जो ये प्रक्रिया है महाभियोग की, इसके लिए चर्चा चलेगी। इस दिन चर्चा होगी संसद में, आप आकर अपना पक्ष रख सकते हैं, ठीक है। वह व्यक्ति चाहे तो किसी और को भेज सकता है या चाहे तो स्वयं खुद अपना पक्ष रख सकता है, ठीक है ना, चाहे तो स्वयं अपना पक्ष रख सकता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए भेज सकता है। अब मान लो इनकी रिपोर्ट के आधार पर कुल बहुमत प्लस 2/3 उपस्थित 2/3, मतलब एक छोटी सी भाषा में अगर मैं कहूं विशेष बहुमत, ध्यान से सुनना, छोटी सी अगर मैं भाषा को कहूं तो कहूं विशेष बहुमत। अगर विशेष बहुमत से लोकसभा में पारित हो गया, अगर विशेष बहुमत से लोकसभा में पारित हो गया, अब ध्यान से सुनना बात को, जिस सत्र में लोकसभा ने पारित किया है, जिस सत्र में एक सदन ने पारित किया है, उसी सत्र में राज्यसभा में भी रखा जाएगा। उसी सत्र में राज्यसभा में रखा जाएगा। और अगर राज्यसभा उसी सत्र में उसे 2/3 मतलब उसी विशेष बहुमत से अगर पारित कर देती है तो राष्ट्रपति की अनुमति से वह न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है, ठीक है ना, न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है। अब इस कंडीशन में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पहली बात, क्या इस महाभियोग पर
संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? क्या महाभियोग पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है बच्चों? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उच्च न्यायालय का हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, अगर महाभियोग लगा है तो महाभियोग पर संयुक्त बैठक नहीं दिलाई जा सकती, ठीक है ना। संयुक्त बैठक बिल्कुल नहीं बुलाई नहीं जा सकती। अब संयुक्त बैठक क्यों नहीं बुलाई जा सकती? क्योंकि संयुक्त बैठक में 2/3 बहुमत चाहिए। अगर कोई एक सदन मना कर दे तो महाभियोग समाप्त हो जाता है, रद्द हो जाता है। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय में हमने डिस्कस किया था, वी रामास्वामी के लिए 1991 में प्रस्ताव रखा था, हालांकि उस पर चर्चा 1992 में हुई थी, ठीक है। 91 में प्रस्ताव रखा था। वी रामास्वामी के लिए क्या हुआ? बहुमत नहीं हुआ। लोकसभा में रखा, समिति बनी, समिति बनने के बाद लोकसभा में क्या हुआ? बहुमत नहीं मिला। 2/3 से तो पारित हो गया, परंतु कुल का आधा बहुमत चाहिए, मतलब 273 व्यक्ति उपस्थित होने चाहिए, और वो कुल का बहुमत जो वो प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए लोकसभा में पारित नहीं हुआ तो महाभियोग रद्द हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान क्या रखना है, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी, क्योंकि अगर किसी एक सदन ने भी मना कर दिया, महाभियोग वही रद्द हो जाता है। पहला पॉइंट। दूसरी बात, इस महाभियोग की प्रक्रिया में साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, इस महाभियोग की प्रक्रिया में साल, 1.5 साल, 2 साल समय लग सकता है, क्योंकि आपने एक सत्र में प्रस्ताव रखा, दूसरे सत्र में मान लो समिति बनी, फिर उस समिति थोड़ी ना कि रातों रात पेश कर देगी रिपोर्ट, समिति को टाइम चाहिए, हो सकता है वो अगले साल सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करे, ठीक है। अब देखो टाइम बढ़ गया, साल भर तो हो गया, अब उसके बाद में उस पर कार्यवाही हो रही है, चर्चा हो रही है, तो इसमें लगभग साल, 1.5 साल बीत जाता है, ठीक है ना। साल भी हो सकता है, 1.5 साल भी हो सकता है। तो क्या होगा, पॉइंट समझो, अगर एक लंबा समय व्यतीत होता है, मान लो साल भर है, 1.5 साल है, किसी न्यायाधीश पर महाभियोग लगा दिया और साल भर निकल गया, 1.5 साल निकल गया, तो साल भर और 1.5 साल के दौरान क्या उस न्यायाधीश को निलंबित कर दिया जाएगा कार्य से? जब तक उस पर कार्यवाही चल रही है तो क्या उसे निलंबित कर दिया जाएगा? तो बच्चों फिर इस बात का ध्यान रखना, न्यायाधीश की शक्ति, वेतन जारी रहेंगे, उसे निलंबित नहीं किया जा सकता। ये एक गांठ बांध लो, निलंबित नहीं होगा। न्यायाधीश जो है वो किसी भी परिस्थिति में निलंबित, मतलब मुख्य रूप में देखा जाए तो महाभियोग जब लगेगा ना, तब वह निलंबित नहीं होगा। शक्ति वही रहेगी, पावर वही रहेगी, उसके जो वेतन है उसको वही मिलेंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कितने, अगर मैं ये कहती हूं कि महाभियोग से कितने न्यायाधीशों को हटाया गया, महाभियोग से कितने न्यायाधीशों को हटाया गया, तो मेरा प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद, या कह सकते हैं संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने से पूर्व 1949 में, ठीक है, 1949 में एक न्यायाधीश थे इलाहाबाद में, एसपी सिन्हा। बच्चों ध्यान से सुनना, 1949 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में थे एसपी सिन्हा जी, इन्हें हटाया था। परंतु ये कब की बात है? 1949 की बात है, 1949 की बात है, ठीक है ना। अब देखो यहां बात समझो, अगर मैं 1950 के बाद की बात करूं तो 1950 के बाद आज तक कोई भी ऐसा न्यायाधीश नहीं है, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, किसी को भी नहीं हटाया गया, ठीक है, किसी को भी नहीं हटाया गया है, ठीक है। अब मुझे पता है संविधान से पहले कि नहीं पूछता, ये ध्यान रखो, पर अगर एसपी सिन्हा आपको ऑप्शन मिल जाए ना, तो एक बार प्रश्न को ढंग से पढ़ लेना कि एक प्रश्न में क्या पूछा है, ठीक है। और अगर साफ है संविधान बनने के बाद में, संविधान में जो महाभियोग वर्णित है, इसके आधार पर, इस महाभियोग के आधार पर किसी भी न्यायाधीश को आज तक नहीं हटाया गया है, किसी भी न्यायाधीश को नहीं हटाया गया है। परंतु अगर मैं बात करूं तो महाभियोग लगा बहुत बार है, महाभियोग बहुत बार लगाया गया। जैसे कि हम बात करते हैं वी रामास्वामी, ये तो चलो सर्वोच्च न्यायालय के थे। आपे दीपक मिश्रा, ये भी सर्वोच्च न्यायालय के थे, ये सर्वोच्च न्यायालय के थे, ये भी सर्वोच्च न्यायालय के लिए थे। वी रामास्वामी का लोकसभा में पारित नहीं हुआ तो महाभियोग रद्द हो गया। दीपक मिश्रा के लिए क्या हुआ, प्रस्ताव लाया गया और अध्यक्ष ने, देखो मैंने साफ लिखा है अध्यक्ष की अनुमति चाहिए, अध्यक्ष ने मना कर दिया,
क्या कर दिया, अध्यक्ष ने मना कर दिया दीपक मिश्रा के लिए, तो वही महाभियोग रद्द हो गया। अब अगर मैं बात करती हूं हाईकोर्ट के विशेष में, अब अगर मैं बात करती हूं हाईकोर्ट के विशेष में, ठीक है, तो हाईकोर्ट के विशेष में आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो थे आपके पीडी दिनाकरन, एक है आपके सौमित्र सेन, ठीक है। हालांकि मुख्यतः रूप में दो ही है, मुख्य रूप में अगर देखा जाए तो दो ही हैं। आप दो व्यक्ति और हैं जिसमें से एक का नाम है जेबी पारदीवाल, ठीक है, एक का नाम है जेबी पारदीवाल और दूसरे का नाम है एसपी सेंगले, ठीक है। जेबी पारदीवाल और दूसरे हैं एसपी सेंगले। देखो इन चारों की कंडीशन सुन लो, क्या हुआ था इन चारों के साथ में, क्या हुआ, लगा है इन पर, ठीक है ना। कृष्ण जी बहुत बार लगा है, मैं चर्चा कर चुकी हूं। अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो 2 बार वी रामास्वामी और आपके दीपक मिश्रा जी पर शुरू हुआ। दीपक मिश्रा जी वाला तो मतलब पहुंचा ही नहीं, लोकसभा ने सदन ने ही मना कर दिया, प्रोसीजर ही नहीं हुआ, यू मान के चलो, ठीक है। समिति गठित नहीं हुई, आगे बढ़ा ही नहीं। पीडी दिनाकरन के लिए अगर हम बात करते हैं तो पीडी दिनाकरन के लिए राज्यसभा में रखा। देखो चारों की खास बात क्या है, चारों के लिए सबसे पहले राज्यसभा में रखा, राज्यसभा में रखा, राज्यसभा में समिति बनी और समिति बनने के बाद में, ठीक है ना, समिति बनने के बाद में समिति के परामर्श पर पारित हुआ और उस रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट पर पारित हुआ और पारित होने के बाद में जैसे ही उसे लोकसभा में रखा गया, पीडी दिनाकरन जी ने पद से त्यागपत्र दे दिया। पीडी दिनाकरन ने क्या कर दिया, पद से त्यागपत्र दे दिया। फिर सौमित्र सेन की बारी आई, मतलब पहले सौमित्र सेन थे, हालांकि पीडी दिनाकरन बाद में थे, पहले सौमित्र सेन थे। तो सौमित्र जो सेन थे उन्होंने भी यही किया, राज्यसभा में रखा, समिति बनी, लोकसभा में चर्चा होने ही वाली थी, इतने में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, ठीक है ना, उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया। भाई आपके ये जो पीडी दिनाकरन थे ये सिक्किम विशेष में है और सौमित्र सेन जो थे वो कलकत्ता के विशेष में थे, ठीक है। ये आपके गुजरात थे, गुजरात उच्च न्यायालय में थे और ये जबलपुर थे, जबलपुर कहाँ है बच्चों, एमपी में, ठीक है, एमपी विशेष के हाईकोर्ट में थे। ये हाईकोर्ट के नाम लिखे हैं मैंने। अब जेबी पारदीवाला जो थे उनके खिलाफ भी क्या हुआ, प्रस्ताव, मतलब हुआ क्या था, मुख्यतः इनके ऊपर इन्होंने कोई आरक्षण के ऊपर कोई आदेश जारी कर दिए थे, ठीक है ना, कोई आदेश जारी कर दिए थे आरक्षण के ऊपर। तो पारदीवाला के लिए क्या हुआ, जैसे ही महाभियोग की बात चली कि महाभियोग से हटाया जाए, तो पारदीवाला ने क्या किया, बात ही चली थी, ठीक है, प्रस्ताव रखा ही था, इतने में पारदीवाला ने अपने उस ऑर्डर को वापस ले लिया, तो वो महाभियोग वही खत्म हो गया, ठीक है, लगाने का कारण ही नहीं मिला। और एसपी सेंगले साहब के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का जो था, सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगा था। तो सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर जब समिति बनी तो उस समिति में एसपी सेंगले साहब को छोड़ दिया गया, उन्हें निर्दोष पाया गया, ठीक है। एसपी सांगले जी जो है वो तो अभी भी न्यायाधीश के पद पे कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मुख्य रूप में देखा जाए तो इनके लिए प्रक्रिया चली, अगर ये लोग त्यागपत्र नहीं देते, ये दोनों त्यागपत्र नहीं देते तो हो सकता है इनमें से या ये दोनों ही महाभियोग से हटा दिए जाते, परंतु दोनों होशियार थे, दोनों ने पहले ही त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। और ये जो दोनों थे ना, इनके लिए मुख्यतः देखा जाए तो प्रस्ताव रखा, कई बार समिति ने मना कर दिया तो कई बार प्रस्ताव रखा ही नहीं गया। मैंने लगभग हर पहलू को टच किया है महाभियोग के, नो डाउट। मुझे पता है कांस्टेबल वाले बच्चे कहेंगे मैडम हमसे इतना खोदकर प्रश्न नहीं पूछे जाते, परंतु ठीक है, चले तो महाभियोग को लेकर कोई शंका, महाभियोग का सबको डाउट क्लियर है। मैं एक बार फिर इस प्रक्रिया को रिपीट कर देती हूं, ठीक है ना। महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में न्यायाधीशों के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए महाभियोग अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 4 में उल्लेखित है, ठीक है। और सब क्लॉज 5 में साफ लिखा है कि न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद द्वारा नियम बनाए जाएंगे और संसद ने इस बात को मानते हुए न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 1968 में नियम बनाए और उस अधिनियम में महाभियोग शब्द का प्रयोग हुआ है। संविधान में नहीं है, उस न्यायिक अधिनियम के अंदर शब्द का प्रयोग हुआ है,
ठीक है। उसमें महाभियोग को कदाचार और अक्षमता के आधार पर न्यायाधीशों को हटाया जाएगा, ठीक है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार, अरे भाई जांच करने का समझी नहीं मैं। देखो, एक तो होता है इन हाउस प्रोसीजर, ठीक है, मैंने आपको सर्वोच्च न्यायालय में ये बात समझाई थी। भ्रष्टाचार हो या कोई भी मुद्दा हो, उस पर आपके यहाँ 3 सदस्य, अगर महाभियोग लग गया ना, महाभियोग लग गया तो 3 सदस्य समिति रिपोर्ट जांच करेगी, ठीक है ना। मैं पॉइंट पे थी। आप महाभियोग को संसद के किसी भी सदन में रख सकते हो। लोकसभा में रखोगे 100 व्यक्तियों की अनुमति चाहिए, राज्यसभा में रखेंगे 50 व्यक्तियों की अनुमति चाहिए। जैसे ही आपने सदन में रखा तो रखने के बाद अध्यक्ष की अनुमति चाहिए, ठीक है ना। अध्यक्ष अगर अनुमति नहीं देता तो प्रस्ताव वहीं खत्म हो जाएगा। अध्यक्ष की अनुमति के बाद 3 सदस्यीय समिति अध्यक्ष गठित करेगा। उसमें एक होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक होगा उच्च न्यायालय का कोई भी वरिष्ठ या मुख्य न्यायाधीश, एक होगा कानूनी जानकार, ठीक है। इनकी रिपोर्ट के आधार पर संसद में चर्चा चलने से 14 दिन पहले, इस रिपोर्ट के आधार पर सदन में, कह सकते हैं सदन में चर्चा चलने से पहले 14 दिन पहले उस व्यक्ति को, उस न्यायाधीश को सूचना दी जाती है। वो न्यायाधीश या तो स्वयं अपना पक्ष रख सकता है या फिर कोई अन्य व्यक्ति से अपना पक्ष रखवा सकता है। इसमें अगर विशेष बहुमत 2/3 बहुमत से सदन पारित कर देता है तो फिर उसी सत्र में उसे दूसरे सदन में पारित होना पड़ता है। अगर वह भी 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाएगा। आज तक महाभियोग से किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है, ठीक है ना। लगाया भले ही लगा बहुत बार है। मुख्य रूप में देखा जाए तो आपके एक तो वी रामास्वामी के लिए और दूसरा देखा जाए तो पीडी दिनाकरन और सौमित्र सेन के लिए। सौमित्र सेन एकमात्र आज तक ऐसे न्यायाधीश हुए हैं जो अपना पक्ष रखने के लिए खुद सदन में मौजूद हुए, वरना वी रामास्वामी की जो थे उनके लिए पक्ष रखने कोई और गए थे, पीडी दिनाकरन का पक्ष रखने भी कोई और गए थे, ठीक है। परंतु सौमित्र सेन ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने अपना खुद का पक्ष खुद रखा था, ठीक है। ये आपके महाभियोग की प्रक्रिया जब चलती है उस दौरान न्यायाधीश को निलंबित नहीं किया जाएगा और महाभियोग की प्रक्रिया में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, ठीक है। ये पॉइंट जहां तक हो सकता है मैंने चर्चा में कर लिया। आपके पीडी दिनाकरन कर्नाटक के थे, उन पर विवाद हुआ। कर्नाटक उच्च न्यायालय में साफ उन्होंने कहा, उन न्यायाधीशों ने कहा कि हम उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, हम उनके साथ काम नहीं करेंगे। तो राष्ट्रपति ने क्या किया, पीडी दिनाकरन को सिक्किम में मुख्य न्यायाधीश, सिक्किम में 3 न्यायाधीश थे उस वक्त, तो उनको जब नियुक्त किया ना तब वह सबसे वरिष्ठ थे तो उनमें से उनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया। तो इसका फिर विरोध हुआ, तो वो कर्नाटक में थे तब उनके ऊपर आरोप लगे, विरोध हुआ, पर वो उस वक्त जब महाभियोग चला ना, जब उन पर चला था तब वो सिक्किम के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के ऊपर थे। नहीं रवि जी, जुलाई वाली डेट है वो केवल न्यूज़पेपर्स में छाई हुई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ, पहली चीज ये। और जुलाई नहीं है, कांस्टेबल के लिए अभी कोई डेट भी नहीं है, निश्चिंत होकर पढ़ो, ठीक है ना। आगे देखो, उच्च न्यायालय में पद से हटाना, वो पॉइंट क्लियर। अब मैं बात करूंगी हाईकोर्ट की शक्तियों की, ठीक है। हाईकोर्ट की अगर मैं शक्तियों की बात करती हूं तो उच्च न्यायालय की शक्तियों में मैं सबसे पहली बात करूंगी मूल क्षेत्राधिकार। अब देखो, इन शक्तियों में कई प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं, ठीक है। कई प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं, जैसे मूल क्षेत्राधिकार, रिट क्षेत्राधिकार, अभिलेखा क्षेत्राधिकार, ठीक है। मतलब मूल क्षेत्राधिकार का मतलब है कि उस सर्वोच्च न्यायालय मूल रूप में क्यों गठित किया गया। सर्वोच्च ऐसे विवाद होंगे जो सबसे पहले हाईकोर्ट में ही रखे जाएंगे। तो मूल क्षेत्राधिकार का मतलब है ऐसे विवाद या ऐसे मामले जिन्हें सर्वप्रथम मूल रूप में हाईकोर्ट में ही रखा जाएगा, ठीक है। ऐसे विवाद, ऐसे मामले जिन्हें सबसे पहले मूल रूप में हाईकोर्ट में ही रखा जाएगा, हाईकोर्ट में रखा जाएगा ऐसे विवादों को, ठीक है ना। अब बात आती है ऐसे कौन से विवाद हैं जिन्हें सबसे पहले आप हाईकोर्ट में रख सकते हो।
मतलब सर्वोच्च न्यायालय में तो ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मना ही नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय में भी रख सकते हो, परंतु ऐसे विवाद जो जिला न्यायालय में नहीं रखे जाते, ऐसे विवाद जो जिला न्यायालय में नहीं रखे जाते हैं। तो पहली बात क्या है, मूल अधिकार। अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, मूल अधिकारों का हनन होता है, ठीक है ना, अगर हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो कौन सा होगा, मूल क्षेत्राधिकार। अगर किसी भी राज्य में किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सीधा उच्च न्यायालय में जा सकता है। दूसरा ध्यान से सुनना, सांसदों व विधायकों के निर्वाचन संबंधी विवाद। अगर सांसद पर, मतलब आप क्यों कह सकते हो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, अगर इन चारों सदनों में, या एक सुन सकते हो, इन चारों लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इन चारों सदनों में जो सदस्य चुने गए हैं, निर्वाचित हुए हैं, अगर उन सदस्यों के निर्वाचन पर कोई भी विवाद पैदा हो जाता है, ठीक है, अगर कोई भी विवाद पैदा हो जाता है तो उस विवाद को आप उस संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में रख सकते हो, और वही रखे जाते हैं। अगर मान लो ये निपटारा नहीं करती ना तो सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, जिला न्यायालय में नहीं रखे जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सांसदों का और अगर विधायकों का कोई विवाद होता है तो वो आप सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में रखेंगे, और अगर उच्च न्यायालय से असंतुष्ट होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय में रखे जा सकते हैं। मैं ये जो भी मूल क्षेत्राधिकार में जो भी पॉइंट्स लिखूंगी बच्चों, वो पॉइंट्स जिला न्यायालय में नहीं हो सकते, ठीक है। अब तीसरा वाला पॉइंट है, वो थोड़ा सा विशेष रूप में सुनो, ठीक है। जो तीसरा बिंदु है वो क्या कह रहा है, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो। एक तो है आपका मद्रास हाई कोर्ट, एक है बंबई हाई कोर्ट, एक है कलकत्ता हाई कोर्ट, मैं छोटे ही लिख रही हूं नाम, ठीक है, एक है आपका दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है ना, एक है मद्रास हाई कोर्ट, एक है मुंबई हाई कोर्ट, और एक है कलकत्ता हाई कोर्ट, और एक है दिल्ली हाई कोर्ट। इन हाई कोर्ट में सिविल मामले सर्वोच्च न्यायालय में रखे जाएंगे। मतलब समझना क्या है, ये जो 4 हाई कोर्ट है, इन चारों हाई कोर्ट्स को एक अधिकार प्राप्त है, क्या है कि इन हाई कोर्ट्स में सीधे के सीधे सिविल मामले रख सकते हो। सिविल, देखो मामले 2 तरीके के होते हैं, एक सिविल और एक आपराधिक। सिविल मामलों का मतलब क्या होता है बच्चों, सिविल का मतलब होता है जैसे कि मान लो धोखाधड़ी, फ्रॉड, जैसे अपन कहते हैं फ्रॉड, और तलाक है, बच्चे की कस्टडी है, ये कैसे मामले होते हैं, सिविल मामले होते हैं। और चोरी है, डकैती है, हत्या है, रेप है, ये सब कैसे होते हैं, ये होते हैं आपराधिक मामले, ठीक है। तो मद्रास, बंबई भी होता है ना, एम लगा दिया मैंने, मद्रास, बंबई, आपका कलकत्ता और दिल्ली उच्च न्यायालय में सिविल मामले जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में ही रखे जाएंगे, ठीक है। सैनिकों का कोई व्यवस्था नहीं है, देखो सैनिक तो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार नहीं है, सैनिक न्यायालय में तो हाईकोर्ट को तो हो ही नहीं सकता। तो यह है मूल क्षेत्राधिकार। पहला पॉइंट क्लियर। और दूसरा बिंदु कैसा है, दूसरी जो है वो समझो रिट क्षेत्राधिकार। दूसरा क्या है, रिट क्षेत्राधिकार, ठीक है। अब इस रिट क्षेत्राधिकार के लिए आपको एक अनुच्छेद भी मिल जाता है, अनुच्छेद 226, मुख्य रूप में एक अनुच्छेद भी मिल जाएगा, वो अनुच्छेद कौन सा होगा, 226। अब देखो, एक तो रिट क्षेत्राधिकार है आपके सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त, ठीक है, एक रिट क्षेत्राधिकार है आपके उच्च न्यायालय को प्राप्त, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को जो है, ठीक है, दोनों को रिट क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अब दोनों के रिट क्षेत्राधिकार में क्या अंतर है, आज वो सुनो, ध्यान देना मेरी बात को। मैं यहां बात करूंगी सर्वोच्च न्यायालय की, मैं यहां बात करूंगी हाई कोर्ट की। अब ध्यान से सुनना, पहली बिंदु, सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के खिलाफ रिट जारी करेगा, ठीक है, केवल मूल अधिकारों के खिलाफ रिट जारी करेगा। अब बात ध्यान रखना, उच्च न्यायालय जो है वो मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है,
मतलब इसकी जो रिट है वो इतनी व्यापक नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय की रिट व्यापक नहीं है, मतलब बड़ी नहीं है, परंतु इसकी उच्च न्यायालय की जो रिट है वो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अगर देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा बड़ी है, व्यापक है। आप खुद देख लो, ये केवल मूल अधिकारों तक सीमित रहा, और ये क्या है, मूल अधिकारों के साथ अन्य अधिकारों, मूल अधिकारों के साथ अन्य अधिकारों में भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही लिख रहे हो, ये अनुच्छेद 32 में है और ये अनुच्छेद 226 में मिलता है आपको। ठीक है, काफी मैसअप हो गया वैसे। चलो एक पॉइंट और इसमें देख लो, क्या देखो, यह मूल अधिकारों के खिलाफ रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य होता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 एक मूल अधिकार भी है, ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 32 जो है एक मूल अधिकार भी है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय जो है इस आधार पर देखा जाए तो मूल अधिकारों के उल्लंघन करने पर, ठीक है, उल्लंघन करने पर रिट जारी करने के लिए बाध्य है, उल्लंघन करने पर रिट जारी करने के लिए भी बाध्य है। परंतु इसकी बात करती हूं तो यह बाध्य नहीं है, यह इसकी विवेकाधीन शक्ति है। मतलब उच्च न्यायालय जो है रिट जारी करे, ये उसकी विवेक पर निर्भर करता है, उसको बाध्य नहीं किया जाता। ये क्या है, बाध्य किया जाता है, और इसमें बाध्य नहीं किया जाता, ये उसके सविवेक के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है ना, बिल्कुल गौरव जी, मैं अभी रिपीट कर देती हूँ इस पॉइंट को। देखो, मूल क्षेत्राधिकार तो क्लियर, देखो अगर मैं रिट क्षेत्राधिकार की बात करूं, अगर मैं रिट क्षेत्राधिकार की बात करती हूं तो हाईकोर्ट के समक्ष ये आपको मिलेगा 226 में। ठीक है ना, यहां अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, यहां हाईकोर्ट की बात करते हैं, तो आप पहले तो बात ये कह सकते हो कि मैडम अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। दूसरा, यह अनुच्छेद 226 के आधार पर रिट जारी करता है। ठीक है, दोनों रिट जारी कर रहे हैं। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के लिए रिट जारी करेगा, केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर रिट जारी होगी। ठीक है, तो दूसरा इसमें लगा दें, दूसरा इसमें देखो, जो उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट है ना, वो मूल अधिकारों के साथ अन्य प्रकार के जो अधिकारों का उल्लंघन होता है ना, उनके उल्लंघन होने पर भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, इसकी शक्ति की, ये कैसी शक्ति है, सीमित है। परंतु अगर मैं इसकी बात करूं तो एक अगर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय को रिट क्षेत्राधिकार में व्यापक शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, व्यापक शक्तियां क्या है, प्राप्त है। एक पॉइंट और देख लो, मैंने जैसे बताया था कि ये तो क्या है, मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर बाध्य है, रिट जारी करने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। परंतु अगर इसकी बात करते हैं तो इसके रिट जारी करना बाध्य नहीं है। हाईकोर्ट के रिट जारी करना जो है वो क्या है, विवेक पर आधारित है। रिट जारी करे तो उसकी मर्जी, न जारी करे तो उसकी मर्जी। अब गौरव जी समझ में आया पॉइंट? ठीक है, यहां पॉइंट समझ में आया? मतलब यूं कह सकते हो ये तो केवल मूल अधिकार पर ही जारी करेगा, और ये किसी भी मामले पर रिट जारी कर सकता है। हाईकोर्ट की शक्तियां, रिट क्षेत्राधिकार जो है वो हाईकोर्ट का बहुत ज्यादा है। ठीक है, आगे चले। तीसरा आपका पॉइंट रिट क्षेत्राधिकार हो गया। अब बात करते हैं अभिलेखा क्षेत्राधिकार या अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय, इस शब्द के बारे में मुझे पता है सभी बच्चे सुनते भी हैं, कुछ को पता भी है, क्योंकि और कुछ ने हाईकोर्ट मुझसे, सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुझसे पहले पढ़ा भी है। ठीक है, तो अभिलेख न्यायालय क्या है? अभिलेख न्यायालय में पहला बिंदु तो ये है, क्या सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है? बिल्कुल, सर्वोच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है। दूसरी बात, क्या उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है? बिल्कुल, उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है। अब बात आती है मैडम अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? आप कह रहे हो अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है, इसे कहा जाता है, इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इस अभिलेख न्यायालय के दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब क्या है, आपके यहाँ न्यायालय द्वारा लिए गए जो निर्णय है, न्यायालय द्वारा जो लिए गए जो निर्णय है, आप उन्हें संरक्षित, अभिलेखों के माध्यम से संरक्षित रख सकते हो।
अभिलेखों के माध्यम से आप उन्हें रख सकते हो और संरक्षित रख सकते हो। ठीक है, अगर कभी आगे कभी काम की अगर अच्छा मुद्दा है या अच्छा निर्णय है, जैसे केशवानंद भारती, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट में है ये विवाद तो, ठीक है, केशवानंद भारती है, और न जाने हमारे यहाँ ऐसे कितने विवाद हैं, कितने ऐसे निर्णय हैं आपके न्यायालय के जिन्हें देखकर, समझकर, पढ़कर लोग आगे के लिए कह सकते हैं, आगे भी किसी में अनुसरण कर सकते हैं, आगे भी वो जो निर्णय है वो काम में लिए जा सकते हैं। ठीक है ना। इंजेक्शन जो है वो रिट क्षेत्राधिकार को ही कहते हैं ऋषिकेश जी, जो अपन ने पहले पढ़ा था ना, इंजेक्शन उसी को कहते हैं। ठीक है ना। देखो, तो पहला पॉइंट यहां समझे क्या कि अभिलेख न्यायालय में क्या होगा, आपके हाईकोर्ट द्वारा दिए गए जो निर्णय है वो अभिलेखों के माध्यम से संरक्षित रखे जा सकते हैं, और अगर वो अच्छे हैं तो उन्हें आगे कभी किसी केस में उनका अनुसरण किया जा सकता है। बाध्यता नहीं है, आप मानो तो उनकी मर्जी, न मानो तो आपकी मर्जी। तो आप क्या कर सकते हो, केसों का जो निर्णय आता है ना उनको संभाल के रख सकते हो। और दूसरी बात साफ सी क्या कह दी, अगर हाईकोर्ट की अगर कोई अवमानना करता है, अगर हाईकोर्ट की कोई अवमानना करता है या अपमान करता है, तो हाईकोर्ट की अवमानना या अपमान करने पर हाईकोर्ट किसी भी व्यक्ति को दंड दे सकता है। ठीक है ना। अवमानना व अपमान करने पर, अवमानना व अपमान करने पर किसी भी व्यक्ति को हाईकोर्ट क्या दे सकता है, दंड दे सकता है। यह आपका क्या है, अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जिसमें पहली बात क्या है, निर्णय को अभिलेखों के माध्यम से संरक्षित रखा जा सकता है, और दूसरी बात अवमानना व अपमान करने पर, अवमानना व अपमान करने पर हाईकोर्ट दंड दे सकता है। यहां तक पॉइंट क्लियर। ये आपकी चौथी जो है वो है अभिलेख न्यायालय। तीसरा था क्या, तीसरा जो पॉइंट है वो है अभिलेख न्यायालय का। ठीक है, और चौथा एक और देख लो, वो है न्यायिक समीक्षा। चौथा बिंदु और देख लो, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा में साफ कह दिया कि अगर राज्य विधानमंडल, राज्य जो विधानमंडल है, ठीक है, राज्य अगर विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाती है जो कानून संविधान का उल्लंघन करता है, जो कानून संविधान का उल्लंघन करता है, उस कानून की न्यायिक समीक्षा, उस कानून की न्यायिक समीक्षा या जांच की जाती है, और जांच में अगर वह अवैध पाया गया तो उच्च न्यायालय उस कानून को समाप्त कर सकती है। देखो, न्यायिक समीक्षा का साफ मतलब है हाईकोर्ट जो है, और केंद्र ने कोई कानून बनाया, ध्यान से सुनना, केंद्र ने कोई कानून बनाया, उसकी न्यायिक समीक्षा पर उसका अधिकार नहीं है। परंतु अगर किसी राज्य ने, मान लो राज्य सरकार ने ऐसा कोई कानून बनाया, ठीक है, और वो कानून संवैधानिक रूप में सही नहीं है या जनता के कल्याण में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, ठीक है, तो उस कानून की जो राज्य स्तर पे, ये ध्यान रखना, जो राज्य स्तर पे है उस कानून की न्यायिक समीक्षा की जाएगी। न्यायालय उस कानून की जांच करेगा, और जांच में अगर वह अवैध पाया गया, जांच में अगर वह अवैध पाया गया तो उस कानून को न्यायिक समीक्षा के द्वारा उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा के द्वारा आपका हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय उसको समाप्त कर सकता है। ये क्या है, न्यायिक समीक्षा। पांचवा पॉइंट आपका क्लियर, न्यायिक समीक्षाओं को लेकर, पांचवा बिंदु क्लियर, न्यायिक समीक्षाओं को लेकर। अब देखो, अगला बात करते हैं। बिल्कुल निकी जी, मुझे पता है, क्योंकि ये पॉइंट ही ऐसे, अगर आप बीच में कहीं लीक छोड़ देते हैं, अगर पॉइंट को समझने से यार लीक छोड़ देते हैं, या फिर कुछ बच्चा ये सोचकर बैठा है मैडम मेरे काम का नहीं है, इंटरेस्ट नहीं पैदा करते हो, तो बिल्कुल आपको नींद आएगी, इसमें स्वाभाविक है। ठीक है ना, बिल्कुल इसमें स्वाभाविक है, नींद आएगी ही आएगी। अब देखो, अगला पॉइंट बात कर लेते हैं अन्य शक्तियों की। तो अब जो अन्य शक्तियां है ना, जीके कमलेश जी आप कहाँ रहते हैं? मैंने विधान परिषद पढ़ाया, मैं उसका जवाब वहां दे चुकी हूं। ठीक है, आप कृपया करके विधान परिषद को देखें, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। गोपाल जी, अनुच्छेद 13 अभी कहाँ लेकर आ रहे हो, अनुच्छेद 13 को बीच में? ठीक है ना। शक्तियों में एक अन्य शक्तियों पर चर्चा करते हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा आईएएस, आरएस या एसआई, राजस्थान पुलिस एसआई या दिल्ली पुलिस एसआई या फिर रिट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दे रहा है, तो अन्य शक्तियों में से आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न तैयार हो सकते हैं। ठीक है ना। अच्छे प्रश्नों का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। मैं अगर पहली बात करती हूं, एक तो हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 127 की,
एक हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 128 की, सॉरी 228 की, 229 की, 230 31 में पढ़ा चुकी हूँ। 30 31 मैंने कल पढ़ा दिया था, यहाँ रिपीट नहीं करूंगी। 32 का आज देखा जाए तो वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं है। और 33 और 233 233 और 234 पे चर्चा करेंगे। अब क्या कह रहे हैं, डीआरडीओ में आएगा क्या? बिल्कुल मुझे पता है सब लोग अपने ही कह सकते हैं अपनी अपनी बात पर टुके हुए हैं कि भाई इसमें आएगा क्या, इसमें आएगा क्या। तो आप किसी भी चीज को बांध नहीं सकते, ध्यान रखना। 227 देखो, तो अनुच्छेद 227 क्या कहता है, सुन लो। अनुच्छेद 227 कहता है कि हाईकोर्ट जो है अपने अधीन, हाईकोर्ट अपने अधीन मतलब उसके अधीन जितने भी न्यायालय हैं, हाईकोर्ट अपने अधीन न्यायालयों का अधीक्षण, सुपरविजन जिसको कहते हैं, ठीक है, सुपरविजन, अधीक्षण करने का अधिकार रखता है। मैं पॉइंट को समझाती हूं यहाँ क्या और कैसे प्रश्न बन सकता है। पॉइंट को देखो, अनुच्छेद 227 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 227 कह रहा है कि उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट जो होगा, हाईकोर्ट के अंदर भी तो जिला न्यायालय होता है ना, जिला स्तर पर, ठीक है ना, हाईकोर्ट में भी जिला स्तर पे न्यायालय होता है। तो हाईकोर्ट में अपने अधीन मतलब उसके नीचे जितने भी जिला न्यायालय हैं, उन जिला न्यायालयों का निरीक्षण मतलब सुपरविजन का अधिकार होता है। मतलब क्या है, अगर उच्च न्यायालय का कोई भी जज, कोई भी न्यायाधीश किसी भी जिला न्यायालय में, ठीक है, हाईकोर्ट का कोई भी जज जिला न्यायालय में, किसी भी जिला न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किसी भी जिला न्यायालय में जाकर इनकी फाइलों को चेक कर सकता है, केस के बारे में पूछ सकता है कि कौन से केस लंबित है, इस केस में क्या प्रक्रिया चल रही है, इसमें कहां तक काम पहुंचा, ठीक है। या फिर आप उनके कह सकते हो उनके खर्चे, ये खर्चे क्यों हो रहे हैं, मतलब आप यूं कह सकते हैं हाईकोर्ट जो है वो जिला न्यायालय के सभी कार्यों का सुपरविजन करती है, सभी कार्यों पर अपना ध्यान रखती है और सभी कार्यों को चेक कर सकती है। यूं समझ लो जैसे कि बच्चों का नहीं होता कि टीचर होमवर्क चेक करता है, बच्चे जो होते हैं बिग क्लास में जैसे बच्चे हैं उन सबका होमवर्क चेक करता है ना टीचर, उसी हिसाब से देखा जाए तो हाईकोर्ट जो है वो जिला न्यायालयों का सुपरविजन करता है, उनके द्वारा किए गए कार्य या चल रहे कार्य की जांच करता है, ठीक है, कि वो सही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहां तक पहुंचा, कहां तक नहीं पहुंचा। ये बात कहां लिखी हुई मिलेगी आपको? अनुच्छेद 224 में। कहां मिलेगी? अनुच्छेद 227 में। हाँ मुझे पता है समय हो गया, पर जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग आज उच्च न्यायालय कंप्लीट करेंगे तो 5-10 मिनट आपको रुकना पड़ेगा। हम बिल्कुल ये अनुच्छेद 2-3 अनुच्छेद और है, इनको डिस्कस कर लेते हैं फिर चलेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 228 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 228 ये कहता है कि हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट सत्र न्यायालय में चल रहे किसी भी विवाद को अपने पास मंगवा सकता है। मतलब सिंपल सी बात समझो, अगर मान लो मेरे से ऊपर मेरे सबऑर्डिनेट मान लो बॉस है, अब अगर मैं कोई काम कर रही हूं, ठीक है, मान लो सर को लगे कि ये है जो ज्योति है वो सही रूप में काम नहीं कर पाएगी, या फिर मुझे काम करने में समय लग रहा है, ठीक है, या फिर वो काम बहुत महत्वपूर्ण है, तो अगर बॉस को ऐसा लगता है तो बॉस वो काम मुझसे लेकर खुद स्वयं उस काम को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उच्च न्यायालय को अगर लगता है कि सत्र न्यायालय में जो काम चल रहा है, मतलब जिला न्यायालय नीचे स्तर पे, ठीक है, जो काम चल रहा है वो महत्वपूर्ण है या फिर उसमें समय लग रहा है, ठीक है ना, या फिर मान लो उच्च न्यायालय खुद उस पर कार्यवाही करना चाहता है, खुद काम करना चाहता है, उस परिस्थिति में वह सत्र न्यायालय के किसी भी विवाद को स्वयं मंगाकर उस पर खुद कार्यवाही कर सकता है, ठीक है, स्वयं कार्यवाही कर सकता है। ये पॉइंट क्लियर? ठीक है, ये पॉइंट क्लियर कि अगर सत्र न्यायालय में, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, याद आ गई तो सुन लो, एक बात और ध्यान रखो, सत्र न्यायालय
मैं मान लो हुआ क्या, एक बात चाहिए, चलो एग्जाम्पल पकड़ ही लिया तो इसी को समझो। मान लो बॉस है, तो एक तरफ तो मान लो मैं हूं और एक तरफ कोई अन्य सबऑर्डिनेट, अन्य कोई और है, ठीक है। अब एक तरफ ए है, एक तरफ बी है। अब ए को कोई काम दिया, अब बॉस को लगता है कि ए जो है उस काम को नहीं कर पा रहा, या मान लो ए को काम करने में ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है ना, ए को काम करने में ज्यादा समय लग रहा है या ए काम नहीं कर पाएगा, तो उस परिस्थिति में बॉस ए से वह काम लेकर खुद करेंगे उसको, कि भाई मैं देख लूंगा, आप तो रहने दो। अब बात समझनी क्या है, पॉइंट को अब समझना क्या है, ध्यान देखो, बी, यहां क्या है बी। अब मान लो बॉस ने ए से काम को लेकर बी को दे दिया, क्या ऐसा किया जा सकता है? क्या हाई कोर्ट एक सत्र न्यायालय से काम लेकर दूसरे सत्र न्यायालय को दे सकती है क्या? एक तरफ सत्र न्यायालय से काम लेकर दूसरे तरफ सत्र न्यायालय, ठीक है, एक तरफ सत्र न्यायालय का काम दूसरे सत्र न्यायालय को दे सकती है क्या? ये बताओ, क्या संभव है? हाँ ना में जवाब दो। तो मेरी बात को इस ध्यान से सुनना, एक सत्र न्यायालय से दूसरे सत्र न्यायालय में किसी भी विवाद को उच्च न्यायालय जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ए का अगर केस बी को दे दिया तो ए बुरा मान जाएगा, वो कहेगा क्यों, बी आपका लाडला है क्या, क्यों बी को ज्यादा ज्ञान है क्या, बी को क्यों दिया काम, बताओ। तो उस दौरान जो हाईकोर्ट है वो विवाद में फंस सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जो सत्र न्यायालय में जो न्यायाधीश है दोनों की योग्यता तो बराबर ही होंगी, देखा जाए तो ये भी न्यायाधीश, ये भी न्यायाधीश ही होंगे एक तरह से। तो इनके अंदर क्या होगा, परिस्थितियां जो है वो बिगड़ सकती हैं, इसलिए एक सत्र न्यायालय से दूसरे सत्र न्यायालय में विवाद को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अपने पास मंगवा सकता है ए, बॉस जो है वो अपने पास मंगवा लेंगे, परंतु बॉस कभी भी ए का काम बी को नहीं देंगे और ना ही बी का काम ए को देंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका अनुच्छेद 227 और 228 क्लियर। 227 में हाईकोर्ट जो है वो सुपरविजन करता है, ध्यान रखता है कि नीचे वाले न्यायालय क्या काम कर रहे हैं और उनकी जांच कर सकता है। और यहाँ जो हाईकोर्ट है वह सत्र न्यायालय से खुद काम मंगवाकर कार्य कर सकता है, परंतु सत्र न्यायालय से सत्र न्यायालय विवाद को या कार्य को हस्तांतरण नहीं कर सकते, कार्य का हस्तांतरण नहीं कर सकते। अब अगला देखो, 228 हो गया ना। अब तीसरी बात सुनो, तीसरी बात सुनो, अनुच्छेद 229। अब अनुच्छेद 229 को ध्यान से क्या सुनना है। अब जो न्यायालय है, मुझे बताओ, क्या हाई कोर्ट में केवल ही और केवल क्या उस मुख्य न्यायाधीश ही होते हैं क्या बस? क्या हाई कोर्ट में जो अन्य कोर्ट होते हैं उनमें केवल न्यायाधीश ही न्यायाधीश होते हैं क्या? बताओ, न्यायाधीश ही न्यायाधीश होते हैं क्या? नहीं होते ना। न्यायाधीशों के साथ में अन्य अधिकारी, अन्य कर्मचारी, अन्य न्यायिक पद, मतलब अन्य न्यायिक सेवा के पद भी होते हैं। तो न्यायालय में आपके हाई कोर्ट में जो है वो और कर्मचारी और अधिकारी भी होते हैं। अब बात को समझना, हाई कोर्ट में अधिकारी, हाई कोर्ट में अधिकारी व कर्मचारियों, अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें, नियुक्ति तथा सेवा शर्तें, नियुक्ति तथा सेवा शर्तें उच्च न्यायालय का, मतलब उसी जिस न्यायालय में आप नियुक्त कर रहे हैं उस न्यायालय का, उस न्यायालय के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उनकी नियुक्ति करेगा और नियुक्ति करके उनकी सेवा शर्तें भी तय करता है, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में अगर बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय में अगर किसी अधिकारियों को या कर्मचारियों को नियुक्त करना है या उनकी सेवा शर्तें तय करनी है, नियुक्त करना है या सेवा शर्तें तय करनी है, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यह कार्य करेगा। पॉइंट यहां तक क्लियर, ठीक है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यह कार्य करता है। अब मैं आपके सामने दो अनुच्छेद और रखती हूं। एक है अनुच्छेद 233, एक आपको अनुच्छेद मिलेगा अनुच्छेद 233, एक थे 234। 233 में क्या है, ध्यान से सुनना, जिला न्यायालय, जिला न्यायालय में न्यायाधीश होता है ना, तो जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों को नियुक्त कौन करेगा? जिला न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त कौन करेगा बताओ? तो जिला न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त राज्यपाल करेगा, ठीक है।
जिला न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल करता है। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त राज्यपाल करेगा और उस नियुक्ति में जो है परामर्श देगा उस राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ध्यान से सुनना, नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है, नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है, नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर करेगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर करता है। यहां तक पॉइंट क्लियर? अब देखो, इसी में मैं आपको समझाती हूं अनुच्छेद 234। अभी जैसे एक बच्चे ने बोला डीजे, ठीक है, तो आपके जो अन्य, ध्यान से सुनना, जिला न्यायालय में अगर कोई अन्य न्यायिक सेवा, अगर किसी, जिसे आप कहते हो डीजे, मजिस्ट्रेट्स वगैरह, तो अगर किसी अन्य न्यायिक सेवा पर अगर नियुक्ति करनी है, अगर जिला न्यायालय में, ध्यान से सुनना, जिला न्यायालय में अगर किसी अन्य न्यायिक सेवा पर किसी न्यायाधीश को नियुक्त करना है, डीजे जिसे आप कह सकते हो, ठीक है ना, अगर उन्हें नियुक्त करना है तो करेगा कौन? राज्यपाल नियुक्त करेगा। और यहां परामर्श जो है वो परामर्श देगा उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। परामर्श कौन देगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और परामर्श देगी आपकी राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि राज्य लोक सेवा आयोग की अगर भूमिका है, इसका मतलब ये पद कौन से होते हैं? जैसे राजस्थान में ना आरजेएस, राजस्थान जुडिशरी सर्विस, तो ये कौन होते हैं? राजस्थान जुडिशरी सर्विस, आरजेएस, ठीक है। अन्य किसी न्यायिक सेवा पर अगर नियुक्ति करनी है तो राज्यपाल करेगा और परामर्श देगा उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, या राज्य लोक सेवा आयोग इसकी परामर्श देगा, ठीक है। ये अनुच्छेद थे आपके, ये शक्तियां थी आपकी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो राजस्थान में सबसे पहले न्यायाधीश कौन से हैं? राजस्थान के में सबसे पहले न्यायाधीश कौन से हैं? एक छोटी सी आसान सी चीज समझा देती हूं, चलो देख लो, हो सकता है कंफ्यूजन कहीं तो तुम्हें रह जाए दिमाग में। 229 में क्या है? हाई कोर्ट में कर्मचारी या अधिकारी, ठीक है। यहां बात कर लेते हैं नियुक्ति की। तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति करेगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इस चार्ट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। नियुक्ति कौन करेगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यहां क्लियर है। यहां क्या होगा? यहां होगा जिला न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है। अब जिला न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल। और राज्यपाल को परामर्श, राज्यपाल परामर्श किससे लेगा? राज्यपाल जो है वो परामर्श लेगा सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, ठीक है। और यहां है जिला न्यायालय में अन्य न्यायिक सेवा के पदों पर नियुक्ति। अन्य न्यायिक सेवा के पदों पर नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, पर उस नियुक्ति में परामर्श देगी राज्य लोक सेवा आयोग, परामर्श देगी राज्य लोक सेवा आयोग, और राज्य लोक सेवा आयोग परामर्श देगी। और दूसरा बिंदु क्या है? उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। पॉइंट यहां तक क्लियर, ठीक है। तो ये आपके 229 में इसका उल्लेख, 233 में इसका उल्लेख, 234 में उसका उल्लेख। अब मैं इससे आसान तरीके से नहीं समझा पाऊंगी इन तीनों अनुच्छेदों को, और ये तीनों अनुच्छेद जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चंस तैयार करते हैं।